हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडफाइड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद कुमार। और आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स। इसको हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितना परसेंट से आपके समतल जमीन है और कितने परसेंट से आपके पठार हैं, कितने परसेंट आपके पहाड़ हैं। इन सबको वन बाय वन समझेंगे। तो उससे समझने से पहले हमें पृथ्वी की सतह को समझना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह की बात करें तो ये हमारा पृथ्वी है जिसको दो बराबर हिस्सों में जो बांटने का काम कर रहा है वो है आपका विषुवत रेखा। तो इसके बाद में हम बात करें तो हमारा जो भारत है ये आपके उत्तरी अर्ध गोलार्ध में आता है। जिसमें हमारा भारत जो है एशिया का ये सब कंटिनेंट। तो सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप में आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका। तीसरा नंबर जो है वो है यूरोप। चौथा नंबर है वो है नॉर्थ अमेरिका। और पांचवा नंबर साउथ अमेरिका। छठा अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तीन सात महाद्वीप है। तीन सातों महाद्वीप की बात करें तो पूरी पृथ्वी की सतह का मात्र 29% ही जो जमीन है ये आपका जमीनी भूमि है। फिर इसके बाद 71% जो सरफेस है ये आपका 71% सतह ये पानी से कवर है पूरा। फिर इन 29% में से भारत के पास जो जमीन है ये सिर्फ 2.42% ही है। मतलब अगर हम इसके एग्जैक्ट आंकड़ा की बात करें तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे हम 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो इन भारत के ये जो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है ये सभी जो लैंड रिसोर्सेज में इसका क्या यूटिलिटी है और क्या इसका डे बाय डे यूज किया जा रहा है, इसी को हम इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले अगर हम भूमि संसाधन की बात है कि हम जिस धरती पे जिस भूमि पर रहते हैं तो ये बहुत सारे वनस्पतियों के, जानवरों के, इवन इंसान के एक तरह से मदरलैंड है। मतलब है यही वो धरती है जो लोगों को रहने का आवास देता है। यही वो धरती है जो लोगों को औषधि प्रदान करती है। यही वो धरती है जो कृषि के माध्यम से लोगों को खाने के लिए अनाज और भी औद्योगिकरण की बात करें या इंडस्ट्रियल, सब चीज इस धरती पे ही होता है। तो हम वन बाय वन करके इसको रीड आउट करते हैं एक बार। तो सबसे पहला चीज है कि हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स है। इसलिए उपलब्ध भूमि को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीकों से होना चाहिए। अगर इसका हम डे टू डे यूज नहीं करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जो कि ज्यादा सभी जंगल है विनाश की ओर चल जाएंगे, डिफोरेस्टेशन होगा। और जब सब जंगल ही कट जाएंगे तो पर्यावरण में ऑक्सीजन का जनरेशन और पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो जाएगा। तो इसलिए भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। जैसे अगर हम बात करें पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन करके समझेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान होते क्या है। तो अगर आपका समतल जमीन है, मतलब प्लेन सरफेस है, तो ये समतल जमीन हुआ, ये हुआ समतल भूमि। फिर अगर हम बात करें कि अगर इसी समतल जमीन के ठीक अगर ऊंचा चल जाए, लेकिन ये भी ऊंचा, इस समतल जमीन से भी ऊंचा जमीन है, लेकिन ये क्या है, ये भी आपका समतल है, तो इसको जनरली हम पठार कहेंगे और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे प्लेटिंग। लेकिन इसी समतल जमीन पे अगर कैनोपी टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए
तो लाइक दिस, तो इसको हम जनरली पहाड़ मानेंगे। तो ये तीनों में मुख्य अंतर यही है कि समतल जमीन पूरा प्लेन होता है और पठार जमीन से ऊंचा होता है, इसलिए पठार को कभी कभी इंग्लिश में टेबल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि टेबल भी कुछ ऐसा ही होता है, जमीन से ये ऊंचा होता है। तो जमीन है वो ये हुआ आपका समतल, और पठार है ये ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो ये है पामीर का पठार। तो हमारे भारत में भी इस प्रकार की जमीन देखने को मिलता है, जहां पर हमें पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप की जनरली परिभाषा देखा जाए तो ये आपको उसको कहेंगे जिसके चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है, इसे द्वीप या इंग्लिश में आइलैंड आइलैंड कहा जाएगा। तो भारत में दो आइलैंड है हमारे, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, एक अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। तो अब हम देखते हैं कि जो 100% अगर एरिया है भारत के पास 32,87,230 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसमें कितना परसेंट एरिया किस किस सेक्टर में बांटा हुआ है, इसे हम इस पाई चार्ट से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में 27% जो है ये पठार को दर्शाया गया। पठार उसको कहेंगे जो जमीन से ऊंचा है, जो इसको इंग्लिश में प्लेटू कहेंगे। तो हमारे इंडिया में 27% जो सतह है जमीन का, ये पठारों से घिरा हुआ है, और उसमें से 43% जो है ये मैदान है, और 30% जो एरिया है ये माउंटेनियस रीजन है या पर्वतीय क्षेत्र है। तो एग्जैक्ट डेटा ये हमारे इंडिया का। तो 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग को विस्तृत है और कुछ 12 नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। 12 नदी की बात करें तो ये जनरली हिमालय नदियों की बात हो रही है, जो कि सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। और 12 नाम ही है कि ये 12 महीना ये प्रवाहित होती है। और इसका मुख्य स्रोत बात करें तो हिमालय के हिमनद है। ये हिमनद के पिघलने के कारण ही आपके तीनों नदियों का प्रवाह होता है। तो यही चीज है कि जो आपके ये माउंटेनियस रीजन में 30% जो हिमालय घिरा हुआ है, ये आपके 12 नदियों को ना सुनिश्चित करते हैं। सो पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए ये सबसे ज्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोष है। अगर हम बात करें कि हिमालय नदियां ना होती तो उत्तर भारत के ज्यादातर जो जीवन शैली है इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर ये तीनों नदियां बहना बंद कर दें तो आपके उत्तरी भारत में लोग रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी अगर क्यों रहना पसंद करेगा वहां पर अगर पानी की उपलब्धता हो, अगर वाटर अवेलेबिलिटी हो ही ना, तो ना पक्षी रहना चाहिए, ना वनस्पति वहां पे उगेगा, और ना ही पारिस्थितिकी तंत्र वहां पे मेंटेन हो पाएगा। वही चीज दिया हुआ है, और इसमें बहुत सारे आपके मिनरल रिसोर्स भी सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये भू का उपयोग है किस प्रकार होता है। कि जनरली आपके सबसे पहले भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला वन। तो वन की बात करें ना, तो जनरली वन की बात करें तो अगर मान लीजिए कि हमारे देश का 100% जमीन है, इसमें से अगर हम इसे 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं तो हर हिस्सा 33% के दरमियान आ जाएगा। 33.33, 33.33 और 33.33। सो इसके अकॉर्डिंगली किसी भी देश में सबसे पहले आपका 1/3 जो हिस्सा है, मतलब 33.33, ये होना चाहिए आपका वन। जब ब्रिटिश लोगों का कॉलोनियल रूल था हमारे देश में, आज से अगर 200-300 साल पहले की बात करें, तो उस समय इंडिया में 43% से आपके वन हुआ करते थे, फॉरेस्ट,
लेकिन आज के डेट में सबसे सैड सिनेरियो क्या है कि सिर्फ 21% ही 21% ही सिर्फ वन या जंगल है, जो कि ये सबसे खराब डेटा है। और होना कितना चाहिए था, 33% होना चाहिए। तो मतलब अभी भी हम 12% जो ये डेटा है अभी भी इससे पीछे चल रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी हमारे देश की जनसंख्या अभी रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा है। और किसी भी देश का जनसंख्या बढ़ना किसी भी रूप से सही नहीं है, क्योंकि संसाधन तो देश में लिमिट है। अगर डे बाय डे पीपल से राइज करेंगे, बढ़ेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि सभी संसाधन विलुप्त होते चले जाएंगे। तो ये चीज है जंगल का सिनेरियो। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में सबसे ज्यादा जंगल काटने का मेन रीजन ये भी था कि 1853 में सबसे पहले जब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन को चलाया गया था, उस ट्रेन के जो स्लीपर्स हुआ करते थे ये पेड़ के ही बनते थे, उसमें कंक्रीट का नहीं हुआ करता था, जिसके कारण 1 किलोमीटर के रेंज में ट्रेन के स्लीपर्स बनाने के लिए कम से कम 50-60 पेड़ों को काटना पड़ता था। तो ये सैड सिनेरियो था। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि मतलब ऐसा जमीन जिस पे खेती ना किया जा सके। तो ज्यादातर है जितनी भी शहरीकरण या अर्बनाइजेशन है, शहरी क्षेत्र, ये ऐसा जमीन है जहाँ लोग घर उर बना के रहते हैं। फिर जो कृषि के लायक ही ना हो। फिर दूसरा, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, औद्योगिक इमारतें, मतलब अर्बनाइजेशन की बात कर रहा, बंजर जहाँ पे खेती करने लायक नहीं है या अनुपजाऊ मिट्टी होते हैं वहां पे। तीसरा, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ पे लोग ना सिर्फ चारागाह एनिमल को चराने के लिए यूज किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये सब है, हम इस प्रकार से वनों को बांट सकते हैं, जमीनों की सतह को बांट सकते हैं। फिर कृषि एवं बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की हुई, तो इस प्रकार से आपके जमीनी सतह होते हैं। फिर इसके बाद हम पड़ती भूमि की बात करें। पड़ती भूमि ऐसी भूमि को हम कहते हैं ना जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की, मतलब साल भर से उस जमीन को छोड़ दी गई, तो इसको हम पड़ती भूमि कह रहे हैं। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या जिसको पुरातन पड़ती कहते हैं, जहाँ से 1 से लेकर 5 वर्षों तक खेती न की गई हो, तो इसे हम वर्तमान पड़ती भूमि कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वो भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, उगाई और काटी जाती है, ठीक है, तो वो शुद्ध, जिसे हम नीवल भी कह सकते हैं, बोया गया क्षेत्र कहलाता है। नीवल क्षेत्र कहें या फिर शुद्ध क्षेत्र, जहाँ पे कृषि की एक्टिविटी डे बाय डे होती है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो अगर हम ऐसा जितना टाइम में होना चाहिए कृषि उसी टाइम में करें तो ये सकल कृषि क्षेत्र कहलाएगा। अगर हम एक ही प्रकार की खेती को बार बार किया जाए या मल्टीपल है बाई सीजनल किया जाए तो जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है इसमें कमी देखने को मिलती है। अब हमें 2023 की ये डेटा है, जहाँ पे इस डेटा को डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। जहाँ पे हम इस चार्ट से समझ सकते हैं कि जो भारत में जो वन है ये सिर्फ 18.11% हो गए हैं, और बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि जो है ये 12.01% है। इसके बाद गैर कृषि भूमि की बात करें तो ये 4.95% आते हैं। तो इसके बाद है स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, ये 4.71%। और विभिन्न वृक्षों तथा फसलों तथा वनों के अंतर्गत क्षेत्र जो है ये आपके 1.50% से। फिर इसके बाद कृषि योग्य बंजर भूमि ये है 6.23%। फिर इसके बाद पड़ती भूमि का अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि ये है 3.50%। और वर्तमान पड़ती की बात करें तो ये है 3.73%। और शुद्ध या निवल बोया गया जो क्षेत्र है ये 45.26%। तो इस प्रकार से हमारे देश में जितनी भी भूमि है ये इस प्रकार हम चार्ट से समझ सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो 45.64
ये जो पुराना डेटा था ये 19-20 का था और ये 2023 का डेटा है, जो कि इतना चेंजेस देखने को मिला। पहले 3.11 अभी हो गया 23.41%। 2023 का डेटा है और रिसेंट 25 के डेटा में 21% हो गया। सो ज्यादातर अगर बात करें तो आज की डेट में भी पे रोड इसलिए कट रहे हैं जब एक या एक या अधिक राज्यों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जोड़ा जा रहा है जंगलों को काट कर। तो उसके लिए जैसे हाल फिलहाल तेलंगाना सरकार ने यही किया कि पेड़ों को काट कर अब रोड बना रहे हैं। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी जगह दूसरी जगह जमीन दीजिए। तो ये चीज था, हमारे कृषि इस प्रकार से बटे हुए हैं। तो भारत में भू उपयोग प्रारूप, तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कार्य जैसे भू आकृति, जलवायु जिसे क्लाइमेट कहते हैं, और मृदा के प्रकार कितने किस प्रकार के सवाल, क्योंकि भारत में हर प्रकार की जमीन अलग अलग है। अगर हम गंगा के क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में रेगुर या काली मिट्टी जो कपास के लिए आपका यूजफुल है। तो इस प्रकार है कि हर जगह की मृदा सेम नहीं होती, यही कारण है कि हर जगह पे अलग अलग फसल भी पाए जाते हैं। तथा मानवीय कार्य जैसे जनसंख्या घनत्व, कि कहाँ की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है कहाँ की कम, ये चीज भी निर्भर करता है। औद्योगिक टेक्नोलॉजी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल होता है कि हाँ मैं किस प्रकार लैंड का यूज कर पा रहे हैं। भारत कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32.8 लाख, मतलब जिसको हम 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है और इसका 93% ही उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन क्षेत्र के भूमि उपयोगों का संरक्षण भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो उस कंट्री के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये टेरिटरी है। तो अभी भी ये इंटरनेशनल लेवल पे जो पीओके ऑक्साइड चेन वाला जो विवाद है, ये अभी भी हम कह सकते हैं कि अभी भी ये मुद्दा का विषय है। सो इंडिया सिर्फ 93% से जमीन के पास इसका रिकॉर्ड है। तो स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है, मतलब जो पशु चारण हो जा रहा है उसके कारण भी ये देखने को मिल रहा है। पशु भूमि की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध नहीं है। चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, क्योंकि उतना चारा नहीं। और इसके क्या परिणाम होंगे, तो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है, मतलब बंजर है, और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और बाकी ऐसे ही रहता है। और यदि इसे शुद्ध निवल भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तभी भारत में कुल सूची से लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। तो इसके ऐड करने के बाद जो 45 से 46% का डेटा था वो सिर्फ 54% ही आकर पहुंच पाएगा। तो शुद्ध या निवल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा अगर खेती होती है तो यह पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। इसको हम स्विंग क्षेत्र भी कहते हैं, निवल एरिया को, ये सबसे ज्यादा खेती होती है। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी किसानों के लिए अगर क्रेडिट कार्ड हुआ या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की बात करें तो ये सब चीज सबसे पहले पंजाब हरियाणा के किसान आते हैं। और इधर रिसेंट सर्वे में भी यहाँ पे पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, नो फार्मर नो फूड। तो यही रीजन है क्योंकि 80% पंजाब हरियाणा में ये खेती होता है। परंतु अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप में मात्र 10% ही ऐसा जमीन है जहाँ पर ये खेती की जाती है, या फिर उससे भी कम, क्योंकि ये क्षेत्र आपके सबसे ज्यादा बारिश क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र है। अगर भारत की बात करें सबसे ज्यादा बारिश जो होता है ये मासिन राम मेघालय में, और सबसे कम वर्षा होती है आपके लद्दाख के जो लेह जिला है वहां पर, और सेकंड लास्ट नंबर पे राजस्थान। अब इसी को देखते हुए सरकार ने ना राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1952 में लाया था और इसके द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। मतलब होना कितना चाहिए था
33%। जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, लेकिन हमारे पास अभी एग्जैक्ट डेटा 2023 का तब का 22% है, लेकिन रिसेंट 2025 के अकॉर्डिंगली ये 21.67%, जो कि अभी भी अनुमानित डेटा से ये 12% क्या है, ये कम है। और इसका जंगलों का कटने का मेन रीजन है आपके शहरीकरण बढ़ना, जनसंख्या बढ़ना। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, जब रहने के लिए घर चाहिए तो लोग खेतों में ही घर बनाएंगे और बाकी जंगलों को ही काट के बाकी रिसोर्स या डैम और सब चीज बनाया जाएगा। इसका मेन रीजन ये है। तो ये सबसे पहले 1952 में लाया गया था, जिसका सरकार का उद्देश्य था कि 33% ना एरिया जंगल होना चाहिए, लेकिन रिसेंट अकॉर्डिंगली कितना है, 22.5%, क्योंकि अभी भी हम देखा जाए तो 12% के दरमियान कम है। और इसका मेन रीजन यही था, जनसंख्या बढ़ना। तो वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर हम 33% जमीन को अगर मेंटेन नहीं करेंगे जंगलों के लिए, तो एक ऐसा समय आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग और जो ओजोन परत है ये डे बाय डे राइज करता चल जाएगा। सुदूर क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है, क्योंकि सबसे पहले 1972 में जो एक्ट लाया गया था या तो उसके तहत ना फॉरेस्ट को भी अब 3 भागों में बांट दिया गया। उसी में आगे पढ़ेंगे। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन लायक भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टान, सूखा मारुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने वाला लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निरीक्षण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है, मतलब इसका मिस यूज किया जा रहा है अपने ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए। अब एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए बीच के जंगलों को काट के वहाँ रोड ट्रैक बनाया जा रहा है। डैम डैम को बनाने के लिए जंगल को ही काट के वहीं से पानी का प्रवाह किया जा रहा है, जिसके कारण वनों का जो एरिया है ये डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। फिर इसके बाद है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, इसको कंजर्व करने की क्या मेथोडोलॉजी है। तो सबसे पहले भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि इस धरती पर अचानक ये सब चीज बन गया। इस सदियों से इस धरती पर बहुत सारे क्रिएचर्स आए आ गए। डायनासोर भी आए गए आज से 7 करोड़ साल पहले। और इवन भारत का इतिहास इतना पुराना है कि बहुत सारे धर्मों का भी उदय इस भारत की धरती से हुआ। इस भारत की धरती में बिहार की बात करें तो अकेला बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 धर्मों का बर्थ प्लेस माना जाता है, जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म तो भारत में सीमित रह गया, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें बाकी वर्ल्ड वाइड भी फेमस हुआ। ये चीज है कि सदियों से पूर्वज इसका यूज करते आ रहे हैं जमीन का। हम भोजन के लिए जमीन पे आश्रित है, मकान के लिए, कपड़े के लिए, नींबू लग सकता है। कपड़ा इसलिए क्योंकि कॉटन जो है ये मिट्टी से ही हो रहा है, ब्लैक सॉइल से हो रहा है। तो मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक तत्वों को भी बल मिला है। तुम लोग को भी मोटिवेशन राइज हो रहा है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं किसी को कोई डाउट है या नहीं। जी नहीं, ओके। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशु चारण, खनन ने भी भूमि के निम्न के मतलब ओवर ग्रेजिंग जिसको कहते हैं, जो पशुओं का बहुत ज्यादा चरने का काम हो रहा है, इसके कारण भी ना मुख्य भूमि निर्भर कर रही है। खनन के उपरांत खदानों वाले संस्थान को गहरी खाइयों और उपद्रवों के साथ खुला छोड़ दिया था। मतलब माइनिंग वाले जो होते हैं ये सबसे ज्यादा जो जमीन को है ये बर्बाद कर रहे हैं। इसका मुख्य क्षेत्र है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये सब ऐसे राज्य है ना, 5 राज्य जो भारत में 95% जो आपका लोहा है ये मात्र 5 राज्यों में ही आया था। सबसे ज्यादा माइनिंग भी यहाँ हो रहा, मतलब लैंड का हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मिसयूज भी जो है इसी क्षेत्रों में किया जा रहा है। सो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशु चरण मतलब ओवर ग्रेजिंग जो हो रहा है, पशुओं को सबसे ज्यादा चलाया जा रहा है, जिसके कारण
अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी, मतलब ओवर ग्रेजिंग होगा तो जब घास ही नहीं रहेंगे तो मृदा का ही क्षरण होगा। और दूसरा चीज है कि सॉइल भी मूव ऑफ करेंगे। सो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ये सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रोल प्ले है। तो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, अमृता बर्तन उद्योग में चूने खड़िया मृदा से खनिज के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। तो ये सब चीज इसका मृदा क्षरण जनरली देख सकते हैं कि दो सीजन है। तो गर्मी में जब लू चलता है तो उस समय जो ऊपरी परत होती है जो सबसे ज्यादा वनस्पतियों को उगने के लिए रोल प्ले करता है, जिसे हमें टॉप सॉइल कहते हैं, ये होराइजन ए लेयर में लू चलने के कारण सब मिट्टी का क्षरण होता है। दूसरा चीज कि बरसात के दिनों में भी हम कह सकते हैं कि वहां पे भी मृदा का क्षरण होता है, जब अत्यधिक बहाव या पानी के कारण वहां से भी ये मृदा का क्षरण देखने को मिल सकता है। और तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है आपका डिफोरेस्टेशन, मतलब जंगलों को काटने जब पेड़ ही कट जाएगा तो मिट्टी के जड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा, इससे भी मृदा क्षरण हो रही है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोने की प्रक्रिया रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। यह इसका मेन रीजन है। अब हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे वनरारोपण मतलब अफॉरेस्टेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हम मोर एंड मोर अमाउंट पे अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो हमारे वातावरण का ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन होगा। दूसरा चीज कि प्रदूषण को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और द थर्ड इम्पोर्टेंट चीज की पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से वेल मेंटेन, ग्लोबल वार्मिंग भी ये सब नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सो भूमि भर की समस्या को सुलझाने के कई तरीके, वनारोपण, चारागाह का उचित प्रबंधन, मतलब जो अति पशु चारण किया जा रहा है ओवर ग्रेजिंग उसको कंट्रोल किया जाए। आप कुछ हद तक मदद कर सकते हैं ये सब। फिर पेड़ों की रक्षक मेखला, सेंट्रल बैंड, पशुचारण नियंत्रण और रतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम कुछ क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को पारिस्थितिक पश्चात विसर्जित करके जल अवरोध प्रदूषण को कम किया जा सकता है। एक सबसे अहम बात करें कि जंगलों को बचाने के लिए एक और मूवमेंट किया गया था, जिसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। आज अगला हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। अब ये चिपको आंदोलन को समझते हैं कि चिपको आंदोलन है क्या। सबसे पहली बात करें तो अलकनंदा जो उत्तराखंड में ही है, अगर हम गंगा की बात करें सो गंगा नदी है आपके जंगल एरिया, भागीरथी ग्लेशियर और अलकनंदा रिवर, ये दो इसका हेड वाटर माना जाता है रिवर का। और इसी अलकनंदा में जब हिमालय की हिमनद का बहुत ज्यादा पिघल के जब पानी ओवरफ्लो करने लगा तो इसी उत्तराखंड रीजन के ना, एक तो अलकनंदा है, एक भागीरथी, और फिर एक, ये दोनों नदी आके मिलती है आपके देव प्रयाग में। तो उस समय ये कहानी है आपके, ये कहानी है आपके 1970 का, जो सबसे पहले अलकनंदा के रिवर में पानी जब ओवरफ्लो होने लगा तो वहां पे उत्तराखंड के आसपास के जितने गांव थे, खासकर रैनी जो गांव है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई और बहुत सारे जनधन की हानि देखने को मिली। तो गांव के लोगों को ये चीज समझ में आया ना कि अगर हम पेड़ को काटेंगे तो एक ऐसा समय आएगा ना कि हम
चाह कर भी पर्यावरण के जो प्रलय है, जो डिजास्टर है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए सबसे उन्होंने पेड़ को बचाव के लिए बहुत सारा आंदोलन भी किया, जहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो थे वो थे सुंदरलाल सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये सुंदरलाल जो बहुगुणा थे, ये सबसे बड़ा ये लीड कर रहे थे चिपकॉन उस समय पेड़ बचाने का। लेकिन ये हुआ क्या, जब ये 20 मार्च को सबसे पहले उन्होंने आंदोलन किया। अब 20 मार्च के आंदोलन के दरमियान लोगों ने ब्रिटिश सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये चीज अपील किया ना कि हमें इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय ना कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए ना जो वन विभाग वाले थे या रोड बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काट रहे थे। तो गाँवों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हमें अ, इसके बदले दूसरा पेड़ लगा के दीजिए, हमें कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जब प्रलय आता है तो हमें बहुत सारे प्राकृतिक प्रलय के सामना के कारण बहुत सारे जन धन की हानि होती है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि ठीक है, हम आपको अलाउ करेंगे। लेकिन ये घटना होता है 26 मार्च 1930 को। अब 26 मार्च सॉरी 1930 नहीं, 1973 को एक घटना होती है। 26 मार्च 1973 को सबसे पहले जब गांव वालों को ना इसी के यहाँ पे एक आता है चामोली नाम का एक गांव था, वहां पे अब उनको बोला गया कि आपको जो भी कंपनसेशन अमाउंट है आप चामोली को दे देगा। तो गांव के जितने पुरुष थे वो तो चामोली रीजन में चले गए कंपनसेशन के लिए कि कितना पैसा। गांव में बच गई सिर्फ महिलाएं लोग। तो महिलाओं में ना एक शिक्षित महिला थी, उस समय वो शिक्षित कह सकते मतलब 5वीं तक ही पढ़ी लिखी थी। अब 5वीं तक जब वो पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने स्कूल में ना वृक्षारोपण और जंगलों को कैसे बचाना जाए इसके बारे में हल्का फुल्का सीखा था। और जब गांव में ये चीज किया गया कि कंपल्सन सभी पुरुष चामोली जिला गए, और उनके सब पुरुषों को हटाने के बाद अब वन विभाग क्या करते कि वहाँ के जितने भी पेड़ थे ना उन सभी को काटने के लिए अब मशीन वशीन लगा उन्होंने काटना चालू कर दिया था। एक छोटी लड़की ने देखा, और एक गौरा देवी जो गौरा पीती है 5वीं तक पढ़ी लिखी थी, इन्होंने ही सबसे पहले तो गांव के सभी वुमेन्स को यूनाइट किया कि नहीं, हमें पेड़ को कटने से बचाना चाहिए। तो सभी पेड़ के सामने ये लगभग 3 स्त्री लोग हैं, ये जाके चिपक के खड़ा हो गए कि नहीं, अगर आपको काटना है तो पहले हमें काटिए, फिर पेड़ को काटिए। ये जो मूवमेंट था बहुत ज्यादा सराहनीय, इसलिए कह सकते हैं कि पहली बार गांव के लोग एक पेड़ को कटने से बचाने के लिए सभी लोग यूनाइट हो गए। और राष्ट्रपति के द्वारा भी